हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स का एक पी। मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। जो प्लेस वाला होता है उसका क्या मतलब होता है कि जब सप्लायर जिसने गुड्स बनाए हैं और जो कस्टमर जिसको गुड्स चाहिए तो सप्लायर से लेकर कस्टमर तक गुड्स कैसे जाएंगे, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, कितने टाइमली वो पहुंच जानी चाहिए, उसके क्या चैनल्स रह सकते हैं, कौन सा चैनल जो प्रोड्यूसर है जो सप्लायर है वो डिसाइड कर सकता है, कौन कौन से 4 टाइप के चैनल्स उसमें रहते हैं। अगर आपको मार्केटिंग मिक्स को एज अ होल पढ़ना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। शुरू करते हैं। जब हम प्लेस मिक्स की या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, तो हम क्या एक्जैक्टली बात कर रहे होते हैं कि जैसे सप्लायर है, उसको वो फैक्ट्री पे अपने गुड्स को बनाएगा। तो सबसे पहली बात तो उसको खुद को रॉ मटेरियल्स लगेंगे। फिर जब वो रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में बना लेगा तो फिर फिनिश गुड्स उसके हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके हाथ से वो होलसेलर के पास जाएगा जो एक साथ गुड्स को खरीद लेगा। फिर वो छोटे छोटे लॉट्स में छोटे छोटे हिस्सों में उसको रिटेलर को भेजेगा। छोटे किराना की दुकान होती है, छोटी छोटी दुकान रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहते हैं, उनके पास जाएगा। उसके बाद कस्टमर उन रिटेलर स्टोर से जाकर अपने सामान को खरीदेगा। ट्रेडिशनली ऐसा ही बिजनेस होता था। आज की तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है तो ये होलसेलर और रिटेलर के बीच में जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रोड्यूसर है वो सीधा किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दे देता है और उसके पास से आपके पास गुड्स आ जाते हैं। लेकिन गुड्स आपके पास हवा में नहीं आ जाते, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आ जाते, वो गुड्स भी फिजिकली ही आते हैं आपके पास। तो उसके लिए भी प्लेस मिक्स जो है उसको सही रखना पड़ता है कि प्रोड्यूसर से गुड्स कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे। पहुंच तो कैसे भी सकते हैं लेकिन कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में पहुंचाना प्लेस मिक्स का पार्ट होता है। तो प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि क्या और किस तरीके से कस्टमर्स तक हम अवेलेबल करेंगे प्रोडक्ट्स को, किस कंडीशन में सही प्रोडक्ट सही कस्टमर तक सही वक्त पर सही लोकेशन तक पहुंचाना प्लेस मिक्स के अंदर आता है। ठीक है। इसमें से कोई भी चीज गलत अगर हुई कि अगर आपने कस्टमर तक पहुंचा तो दिया लेकिन उसका टाइम सही नहीं है, ज्यादा टाइम लग गया तो सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। चैनल्स कौन कौन से होते हैं, चैनल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर आइटम्स जो हम बुलाते हैं वो हमारे आसपास 100-200 किलोमीटर के ही होते हैं। हम इंटरनेशनली भी ऑर्डर करते हैं, हमें कई बार पता नहीं चलता जब हम अमेजोन से या किसी और जगह से ऑनलाइन कोई चीज का ऑर्डर करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो इंडिया के अंदर से आता है। या फिर अगर गुड्स हम इंडिया से खरीद रहे हैं सही मतलब नहीं उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही बने। तो उन जो इंटरनल पार्ट्स हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं उनकी भी डिलीवरी बाहर से आनी होती है। तो कहाँ से आ सकती है, रोड से आ सकती है, हवा से आ सकती है, एरोप्लेन के थ्रू आ सकती है, वो शिप से आ सकती है, पानी के थ्रू आ सकती है, या फिर छोटे छोटे जो कनेक्शन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आइटम्स होते हैं उनसे आ सकती है। बस हो गई, ट्रक हो गई, छोटे छोटे टेम्पोज हो गए, उससे हमारे पास गुड्स आ सकते हैं। तो जब हमारे पास ये सारे तरीके हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें डिसाइड करना पड़ता है। मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक गुड्स किस तरीके से जाएंगे, उसका पाथ क्या रहेगा, उसका रास्ता क्या रहेगा। तो उसके चैनल्स जो होते हैं ना वो 5 टाइप के हो सकते हैं। देखो, एक होता है जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर को खुद से गुड्स भेज देता है। दूसरे में बीच में रिटेलर आ जाता है। अगले में पहले वो होलसेलर को देता है बहुत सारे गुड्स, फिर होलसेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को देता है। अगले में पहले प्रोड्यूसर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को देता है, फिर कस्टमर को देता है। अब दूसरा होता है जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी गुड्स होती है तो एजेंट या ब्रोकर बीच में रखना पड़ता है। वो होलसेलर को देता है, फिर वो रिटेलर को देता है, फिर वो कस्टमर को देता है। इन सारे ही केस में हमें एक बात समझने की जरूरत है कि हमें पता नहीं चलता है कि इसका कितना बड़ा चैनल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो गुड्स की प्राइस रहती है, जो पैसा आप पे करते हो, ये हम कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर, वो डिपेंड करता है कि आपका चैनल कितना है, कितना बड़ा है। अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एजेंट भी है, रिटेलर भी है, कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना खर्चा यहाँ पर आपको लगेगा उतना ही आपको आपके रेवेन्यू में रिकवर करना पड़ेगा कस्टमर से। ठीक है। तो इन चैनल्स की एक्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी रहता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंसान को अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और अच्छा रेवेन्यू बनाने के लिए। इस प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, हम ये क्यों समझते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल रहें, कम से कम टाइम पे अवेलेबल हो जाए कस्टमर को। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जब गुड्स पहुंच रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, जो हमारा मार्केट का कवरेज है वो बड़ा हो जाए। अगर प्लेस मिक्स को हमने सही से संभाल लिया तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे इंडियन टीचर्स हैं जो नेपाल में पढ़ाते हैं, जो भूटान में पढ़ाते हैं, उनका गुड्स कैसे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स को उन्होंने क्रैक कर लिया है। ठीक है। पहले ये इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था। आप ऑनलाइन को पढ़ा तो सकते हो लेकिन आपकी बुक कैसे जाएगी वहां तक, वो भी इजीली हो पाया क्योंकि उन्होंने प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स को सही कर लिया। फिर कस्टमर का कन्वीनियंस, कस्टमर कन्वीनियंस का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ गुड्स को अवेलेबल करा दोगे तो सब खरीद लेंगे। कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, कस्टमर जिस प्राइस रेंज में चाहता है वैसा, कस्टमर जिस क्वालिटी में चाहता है, कस्टमर जिस क्वांटिटी में चाहता है, उस क्वांटिटी में अगर आप गुड्स पहुंचाना चाहते हो तो आपका प्लेसमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, आप ट्रक से बेच सकते हो, आप शिप से बेच सकते हो, आप एरोप्लेन से बेच सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है आप रेलवे से बेच सकते हो। ज्यादातर जो कस्टमर जो इंडस्ट्रियल आइटम्स रहते हैं वो रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो हमने पहले देखा था उसको भी खोल के समझ लेते हैं। पहला होता है डायरेक्ट चैनल, इसे जीरो लेवल कहा जाता है। ये जो मैन्युफैक्चरर है जिसने गुड्स को बनाया वो डायरेक्टली कस्टमर को अपने ही आउटलेट से दे देता है, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहता। जैसे कि अमूल है तो वो उसके खुद के बूथ है, जो बड़े बड़े पूमा के जूते आते हैं, टाइटन की वॉच आती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, जैसे मैं हूं। मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, सिर्फ एक यूट्यूब बीच में इंटरमीडिएट जिसके थ्रू आप तक पहुंच रही है, एनेबलर है। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल और 2 लेवल हो सकता है। 1 लेवल चैनल क्या होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके बीच में रिटेलर आ जाता है। प्रोड्यूसर अपने गुड्स को रिटेलर तक पहुंचाता है और फिर रिटेलर कस्टमर तक बेच देता है उसको। जैसे कि एचयूएल है, किराना स्टोर्स, एचयूएल जो है अपने प्रोडक्ट्स को किराना स्टोर पे पहुंचा देता है। पतंजलि की खुद की रिटेल स्टोर्स है, तो पतंजलि बनाता है अपनी फैक्ट्री में, फिर अपनी रिटेल स्टोर में भेज देता है और कस्टमर वहां से खरीद लेते हैं। अभी 2 लेवल चैनल का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर है उसने मैन्युफैक्चरर ने बना तो लिया, उसने उसके बाद एजेंट या होलसेलर को भेजा, उसके बाद उन्होंने छोटे लॉट्स में रिटेलर को भेजा और फिर कस्टमर तक गए। ये कौन से गुड्स आइटम रहते हैं जो रोजमर्रा लगते हैं, जिसका प्रीमियम प्राइस नहीं है, इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं, इस टाइप के गुड्स रहते हैं। ठीक है। इसका प्राइस गुड्स का थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन रिस्क भी शेयर हो जाती है। प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है कि उसके पास ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं उसको। ठीक है। एग्जांपल वो पार्ले जी, बिस्लेरी, एफएमसीजी के जो गुड्स रहते हैं, वो स्टेशनरी के जो आइटम रहते हैं वो। तो 2 लेवल में क्या होगा कि होलसेलर भी इन्वॉल्व होता है और रिटेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और 1 लेवल में सिर्फ और सिर्फ रिटेलर इन्वॉल्व होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, तो 4 स्ट्रेटजीज हो सकती है। एक होती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी होती है सेलेक्टिव, तीसरी होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और अगली होती है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करते हैं, बहुत सारे रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं ताकि बहुत बड़ा कस्टमर बेस तक हम पहुंच सके। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि रिटेलर्स होलसेलर्स कम होते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्या होता है कि और कम होते हैं, बिल्कुल एक या दो ही होते हैं। और डायरेक्ट में क्या होता है, कोई होता ही नहीं है, सिर्फ हम ही रहते हैं, हम ही डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, जो हमने देखा था डायरेक्ट चैनल में, उसका एग्जांपल। तो पहले देखते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम सब जगह अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि जो कोलगेट है वो सब जगह मिलेगा, पानी की बोतल आपको सब जगह मिलेगी,
कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी नीड हर जगह पर होती है, हर एक डेली यूज के आइटम्स रहते हैं, सब कुछ जरूरत रहती है, तो ये सब जगह अवेलेबल रहते हैं, बिस्किट हो गए, कोको कोला हो गई, सब एक्सेल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, तो ये इसकी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये चार्ट से आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, इसके आउटलेट जो रहते हैं, जिसके रिटेलर्स रहते हैं, जहाँ इसको जाकर खरीद सकते हैं, वो लिमिटेड रहते हैं। इसमें कॉस्ट और कवरेज का बैलेंस हम देखते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन आपको खरीदना है, कोई फ्रिज आपको खरीदनी है, एसी आपको खरीदना है, जूते आपको खरीदने हैं, उस केस में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किराना स्टोर के जो आइटम से कम ही है। रोज तो आपको जूते लगते नहीं, रोज तो नया फोन आपको लगता नहीं है, तो इसकी आउटलेट कम रहती है किराना स्टोर के कंपेरिजन में। अगला होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बहुत ही कम डीलर्स रहते हैं, ये सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि एप्पल का फोन हो गया, रोलेक्स की घड़ी होगी, जो महंगे महंगे आइटम रहते हैं, इसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई होता ही नहीं। देखो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहला वाला चार्ट जो है, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसके उसने 3 होलसेलर्स को इन्वॉल्व करा और हर एक होलसेलर ने अपने जितने रिटेलर्स हैं उनको इन्वॉल्व करा, तो बहुत सारे होलसेलर्स हैं और बहुत सारे रिटेलर्स हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ कम होलसेलर्स को अपने गुड्स को बेचा, और जो होलसेलर्स हैं ये ऐसे हैं जो भी सेलेक्टिव रिटेलर्स को कर रहे हैं, तो रिटेलर एक्चुअली कम है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन से। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ एक ही होलसेलर को भेज रहा है और वो भी एक ही रिटेलर को भेज रहा है, सिर्फ डायरेक्टली एक ही लिंक है जिससे गुड्स को भेजा जा सकता है, जो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनके डिस्ट्रीब्यूशन को जो मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल करके रखना चाहता है, कोई गलती ना हो जाए, प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, मैं खुद सारी चीजों को ध्यान रखूंगा, उस केस में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व करा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। एप्पल के फोन हो गए, वो सब चीजें जो बहुत महंगी चीजें रहती हैं उस केस में। फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन को, कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। मतलब अगर मैं दूध को सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या उसको पानी के उसमें पन्नी में बेच सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बेच सकता हूँ, उसके लिए मुझे बड़े कैंस लगेंगे। अगर मैं तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कार्टन लगेंगे, और मैं उसको ऐसी जगह पे नहीं बेच सकता जहाँ पे ठंडक ना, मुझे उसको फ्रिज में भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर वहीं मेरा जो आइटम है वो नॉन पेरिशेबल है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है टूटनी फूटनी नहीं चाहिए, तो उसको मैं संभाल के बॉक्स में, कैरबेट बॉक्स में पैक कर दूंगा और फिर वो चली जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं किसी कांच की चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे उसको ध्यान से रखना पड़ेगा, हैंडल केयर लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो वो टूट जाएगी। तो जैसा नेचर है उसके हिसाब से आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। दूसरी चीज रहती है कि मार्केट की साइज और मार्केट की डिमांड। अगर मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है आपका, उस केस में आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है, ज्यादा आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वरना आप सेलेक्टिव भी कर सकते हो, छोटा भी डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हो। कंज्यूमर की बाइंग हैबिट, अगर कंज्यूमर आपसे खरीदता ही खरीदता है, आपके स्टोर पे आके खरीदता है, तो फिर आपको आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हो, सिर्फ अपनी स्टोर खोलो, किराना स्टोर में भेजने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आउटलेट पे जाने की जरूरत नहीं। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएरीज, कई सारी चीजें रहती हैं जहाँ पे इंटरमीडिएरीज अवेलेबल नहीं रहती, जैसे कि जो डायमंड है, ज्वेलरीज है, इसकी बहुत ज्यादा इंटरमीडिएरीज अवेलेबल नहीं है आपके पास। जो बड़ी कंपनीज रहती हैं उनको अपना ही आउटलेट खोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आप बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है और रिस्क भी ज्यादा रहता है। अगली होती है कंपनी की रिसोर्सेज, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर आपके पास पैसे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करने के लिए तो आप बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन करोगे, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते उतना पैसा खर्च, तो फिर आप अपना खुद का आउटलेट नहीं खोलोगे और जो दूसरे रिटेलर है होलसेलर उनको इन्वॉल्व कर लोगे। लेवल ऑफ कंपटीशन, जैसा आपका कंपटीशन है उसके हिसाब से, अगर आप बहुत इंटेंसिव कंपटीशन यूज कर रहे हो तो आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा ताकि सब लोगों तक आप अपने गुड्स को बता सको, ताकि ऐसा नहीं कि आपका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिटेड सप्लायर है, वरना जो आपका कंपटीशन है वो आपके आगे निकल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करोगे या चूज करोगे। अब ये जो इंटरमीडिएरीज रहते हैं, इंटरमीडिएरीज क्या मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसे कंज्यूमर तक गुड्स के पहुंचने में जो बीच में लोग आते हैं उन सबको हम इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये जो इंटरमीडिएरीज हैं इनके क्या रोल रहता है, क्या फायदा देते हैं ये लोग प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहला देते हैं स्टोरेज का फायदा। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने गुड्स बना लिया और अगर मान लो मुझे खुद ही बेचना है, तो मैंने जो गुड्स बना ली मेरे को उसको भी रखना है, जो मैं नया बना रहा हूँ उस पर मुझे ध्यान देना है, उसकी भी कॉस्ट कंट्रोल करके रखनी है, इसको जो मैंने नया बना के रखा है इसकी मेरे को क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है जब तक कि बिक नहीं जाते हैं। लेकिन दूसरा क्या होगा, मैंने किसी होलसेलर को दे दिया, मैंने पूरा उसको दे दिया कि भैया तू जान, तू बेच, तू मत बेच, मेरे को कोई फर्क नहीं, मैंने तेरे को बेच दिया, 2 महीने क्रेडिट है, 2 महीने में तू बेच देना, मेरे को पैसे दे देना, 2 महीने के उधार पे दे दिए, तू 2 महीने में बेच या मत बेच, मुझे तो मेरे पैसे 2 महीने बाद मिल जाएंगे। तो मेरी स्टोरेज की टेंशन चली गई, मुझे अपने पास नहीं रखना, उसको हैंडल नहीं करना, उसकी क्वालिटी का ध्यान नहीं देना है, उसका इंश्योरेंस नहीं कराना है, मुझे उसका कोई ध्यान नहीं देना है। अगली चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं किसी होलसेलर से, किसी बड़े होलसेलर से अपनी डील कर लूं, तो वो एक्स फैक्ट्री फैक्ट्री के गेट से गुड्स को अपने पास लेके जाएगा अपने ट्रक से, मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर तक गुड्स मुझे नहीं पहुंचाने पड़ेंगे, होलसेलर रिटेलर को खुद देगा, रिटेलर कस्टमर तक खुद पहुंचाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क बेयरिंग। क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को 2-3 महीने के उधार पे दे देता है कि तुम 3 महीने के लिए लो, आगे बेचो, पैसे आ जाएंगे, तो उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे देना। तो क्या होता है, आपको आपने जो होलसेलर है उसको उधार पे गुड्स मिल गए, मेरे गुड्स आगे चले गए, और जो कस्टमर्स हैं, रिटेलर के पास कस्टमर्स रहते हैं क्योंकि उनका टच रहता है कस्टमर से, वो कस्टमर के सबसे पास रहते हैं, तो कस्टमर की रीच आपको मिल जाती है। इस केस में जो रिस्क है मैन्युफैक्चरर की, जो मैंने गुड्स बनाए और वो बिके ही नहीं, वो शेयर हो जाती है, होलसेलर ने थोड़ी रिस्क ले ली, थोड़ी रिटेलर ने ले ली, इस तरीके से मैन्युफैक्चरर के ऊपर से रिस्क कम हो जाती है। अगली होती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, जब आपका एक पूरा अच्छा सिस्टम बना रहता है तो आपको पैसे लाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कम लगते हैं, क्योंकि आपके गुड्स बनते हैं, होलसेलर लेके चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद बेचोगे और कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा तो उतना फाइनेंस करना, उतना पैसा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़े ही पैसे में इस साइकिल को बार-बार चला सकते हो, तो फाइनेंसिंग ईज़ी हो जाती है और उसके लिए आपको लोन भी मिल जाता है, क्योंकि आपका एक सेट इंटरमीडिएट है, सेट स्ट्रक्चर है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अगला होता है मार्केट का इन्फॉर्मेशन, फीडबैक जिसे हम कहते हैं कि कौन सी चीज़ की डिमांड है, कौन सी चीज़ की डिमांड नहीं है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, किस चीज़ को लोग नफरत कर रहे हैं। ये कहाँ से पता चलता है? रिटेलर से पता चलता है, क्योंकि रिटेलर जो है वो देख रहा है कौन कस्टमर आ रहा है, वो 10 ऑप्शन देख रहा है, वो उसमें से कौन सी चीज़ सेलेक्ट कर रहा है, पहले कौन सी चीज़ लेता था, अब कौन सी चीज़ नहीं ले रहा है, उसको पता रहता है किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की नहीं है। उसी से डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलता है, मैन्युफैक्चरर को पता चलता है कि किस चीज़ को आगे और बनाना है, किस चीज़ को आगे और नहीं बनाना है। ये फीडबैक की तरह काम करते हैं जो इंटरमीडिएरीज करते हैं, उनका दिन रात का यही काम है, तो वो आपको बताते रहते हैं कि क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या चीज़ नहीं है। अगली चीज़ है मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरीके से हो रहा है। ये तो अभी तक जो हमने बात करी, ये ट्रेडिशनल जो बिज़नेस होता था उसके हिसाब से कि भाई आपने गुड्स को बनाया, आपने पेन प्रोड्यूस करे, आपने कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करा, मास प्रोड्यूस करा, फिर आपने होलसेलर को दे दिया, उसने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर से कस्टमर जाके खरीद लिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा थोड़ी होता है। आज की तारीख में तो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। अमेज़न है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। कोर्ट ने भी बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है कि 10 मिनट की डिलीवरी जो है वो बंद नहीं करी है। 10 मिनट की डिलीवरी के एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगा दी है कि आप ये नहीं बोल सकते कि 10 मिनट में आपके पास गुड्स आ जाएँगे। देंगे वो गुड्स 10 मिनट में ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म को अपनी कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करके रखनी है। बहुत अच्छा है केस लॉ, बहुत अच्छा जजमेंट दिया कोर्ट ने।
तो मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर क्या है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म जो है यूज हो रहे हैं आज की तारीख में। क्विक कॉमर्स के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये होगा, क्विक कॉमर्स कैसे हो गए, जो 10 मिनट की डिलीवरी जो हमने बात करी, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह बहुत यूज हो रहे हैं आज की तारीख में। और होते हैं ओमनी चैनल रिटेलिंग। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन की आउटलेट खोल ले रहे हैं। जैसे रिलायंस ने अपना रिलायंस मार्ट खोल लिया है, टाटा क्लिक खोल लिया है, टाटा के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। तो ये नई चीजें हो रही है, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया के अंदर कि लोग अपना खुद का चैनल बना ले रहे हैं, क्विक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन डिफाइन करना हो तो प्लेस मिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में वो सारी एक्टिविटीज जिससे कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सही वक्त पर, सही जगह पर, सही टाइम पर मिल जाए, उसके लिए जो हमें करना पड़ता है वो सारी चीजें प्लेस मिक्स के अंदर आती हैं, जिस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो प्लेस मिक्स के अंदर हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस तरीके से हमने जो गुड्स बनाया उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे। दूसरा, हम किस चैनल को से कस्टमर से गुड्स को हमसे कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाएंगे, क्या उसकी प्राइस रहेगी, उसके लिए क्या फैक्टर्स हम ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक एग्जांपल से बताओ कि अगर मुझे अपने गुड्स को कम से कम प्राइस में, मेरा जो गुड है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत डे टू डे यूज का आइटम है वो, तो उसके लिए मैं कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा। क्या मैं उसके लिए डायरेक्ट चैनल यूज करूंगा या फिर इनडायरेक्ट चैनल को यूज करूंगा। उसमें भी इनडायरेक्ट अगर मैं यूज करूंगा तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। अगर बहुत डेली यूज का कोई आइटम है, जैसे मुझे पेन बनाता हूं मैंने बहुत सारे पेन बनाए और मुझे इसे लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा। कमेंट में आंसर लिख कर दो, जो भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।